तो हम लोगों ने क्या बात करी, हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा किया कि हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, हेल्दी न्यूट्रिशन होना चाहिए। क्या नहीं खाना है ये बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है, हमें अनप्रोसेस्ड फूड को ही प्रेफर करना है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है, जंक फूड और फास्ट फूड नहीं खाना है। उसके बाद 3 महत्वपूर्ण मील्स है हमारे पास जो हमें खाना ही खाना है। वो है हमारा सबसे पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद हमारा है लंच आवर, उसके बाद फिर आता है हमारा डिनर आवर, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने कह दिया कि उसका जो समय है वो करीब 9 बजे से पहले हो जाए मैक्सिमम। अगर आप किसी वर्स्ट सिनेरियो केस में अगर 10 बजे तक करना हो तो आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नहीं लेट कीजिएगा तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। इसके बाद मैं जो बात करूंगा, दूसरा इंपॉर्टेंस जो मैं देता हूं पर्सनली, वो मैं डिनर को देता हूं, ठीक है। डिनर के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ट्राई टू हैव इट एज अर्ली एज पॉसिबल, एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड, ठीक है। अगर आप 11 बजे सोने जा रहे हैं तो आपका डिनर उस हिसाब से 8 बजे रात में हो जाना चाहिए। अगर आप 10 बजे रात में सोने जा रहे हैं, दैट विल अगेन, क्योंकि मैंने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है कि ये सोने कितने बजे जाना वो डिपेंड करेगा कि उठना कितने बजे का टारगेट है हमारा। तो अगर 10 बजे सोने जा रहे हैं तो हमारा डिनर कितने बजे हो जाना चाहिए, 7 बजे हो जाना चाहिए। और अगर किसी केस में अगर मैं 12 बजे भी सोने जा रहा हूं तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 9 बजे तक हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे में भी जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा वो पहले नंबर पे दूंगा 7 बजे को और उसके बाद दूंगा 8 बजे को, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है जो मुझे लगता है काफी हेल्दी रूटीन साबित होता है, ये हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसके बारे में अगर आप फर्दर पता भी करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट डिनर हमारा समय पर मतलब जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम कम से कम 8 आवर्स बिफोर स्लीप हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रात का डिनर हल्का हो तो वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा भारी भोजन, ऐसे ज्यादा कैलोरी वाले भोजन को करने से हमें बचना चाहिए। ज्यादा तेल मसाला पड़ा हुआ खाना खाने से हमें बचना चाहिए। ट्राई टू हैव सिंपल, फ्रॉम सिंपल टू द सिंपलेस्ट फूड दैट यू कैन हैव एट नाइट, ठीक है। ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए खाना पीना और सोना ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इफिशियंसी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और हमारा पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ चीज तभी ज्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स के जो मैं चर्चा कर रहा था कि मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन का कमजोर होना, मेमोरी पावर का वीक होना, या देर से कोई चीज याद कर पाना है, ये सब चीज कहीं ना कहीं हमारे इन सब चीजों से ही जुड़ा हुआ है। आप करके देखिए और इसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए अब तीसरी बात को करते हैं, सेल्फ केयर के अंतर्गत हम लोग तीसरा बात करते हैं, वो है हमारे फिजिकल एक्सरसाइज को। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इस फिजिकल एक्सरसाइज पे तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। अब वो बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इग्नोरेंस है यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस को लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में कभी समझाया भी नहीं गया होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें समझना है इस बात को कि एक्सरसाइज का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। ये अगेन हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी इस ऐसी परीक्षा की तैयारी करो, टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कम से कम अपने सेल्फ केयर के अंतर्गत इन 3 चीजों का ख्याल तो आप जरूर ही रखिए, ठीक है। आपका स्लीप, आपका न्यूट्रिशन और आपका एक्सरसाइज, ठीक है। ज्यादा समय नहीं देना है। जो भी आपका ब्रेक समय होता है, जिस समय भी आप अपने रूटीन में थोड़ा ब्रेक देते हैं, इस ब्रेक के आवर में आपके मतलब आपके रूटीन में ये एक्सरसाइज के लिए एक टाइम डेडिकेटेड होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अभी जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं उन चीजों की चर्चा कर रहा हूं जिनको आपके रूटीन में होना ही चाहिए, और इनके बाद ही आप किसी और चीजों को ध्यान देंगे। इनको पूरा करने के बाद जब ये सबके लिए जो समय निकालना है वो निकल जाए, उसके बाद जो हमें पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करें। तो अगर अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर पढ़ाई के लिए कितना समय देना चाहिए। जैसे यूपीएससी की भी कोई तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो लोग भी सवाल, उनके मन में भी सवाल आता है कि यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए कितना घंटा पढ़ना जरूरी है। क्या हमें 12 घंटा पढ़ना चाहिए, क्या हमें 18 घंटा पढ़ना चाहिए, क्या हमें 16 घंटा पढ़ना चाहिए, या 6-7 घंटे पढ़ने से भी काम हो सकता है। फिर आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे भी यही सवाल पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना जरूरी है, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। या नीट के बच्चे की बात कर लीजिए, यार छोड़िए, आप 10th के बच्चों की ही बात कर लीजिए। अगर सीबीएसई 10th की बात करें या ठीक है किसी भी बोर्ड की बात करें, तो वहां पर भी ये चर्चा खूब होती है, बच्चों के बीच में कॉमन होती है कि सर बोर्ड की तैयारी करने के कितने घंटे पढ़ना आवश्यक होगा, कितना पढ़ना चाहिए। तो बहुत लोगों से सुनने को मिलता है, बहुत लोगों से पता कर चलता है कि हमें 12 घंटा पढ़ने की जरूरत है। बहुत टीचर्स हैं, बहुत पेरेंट्स हैं जो हमें ये बोलते हैं कि आप पढ़ते ही रहो, जितना समय मिले सारे समय में पढ़ते ही रहो। कोई बोलता है 12 घंटा पढ़ो, कोई बोलता है 14 घंटा पढ़ो, कोई बोलता है 18 घंटा पढ़ो। क्या ये जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप एक इफिशिएंट वर्कर होंगे, अगर आप इफिशिएंट होंगे, अगर आप इफेक्टिव होंगे, तो 10 से 12 घंटा की भी एवरेज पढ़ाई, 10 से 12 घंटा की मैं बोल रहा हूं एवरेज और कंसिस्टेंट पढ़ाई, दैट विल बी इनफ फॉर एनी कॉम्पिटेटिव परीक्षा एग्जाम, ठीक है, वो चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप 10 से 12 घंटा एवरेज दे रहे हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पर दे रहे हैं, कंसिस्टेंट, लगातार हर दिन हर रोज अगर इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका एवरेज जो 1 साल अगर आप
एक साल के पैमाने पर अगर बात करूं तो एक साल के अंतर्गत आपने हर रोज 10 से 12 घंटा अगर अपने पढ़ाई को दिया है, इफेक्टिवली दिया है, एफिशिएंटली दिया है, फुल कंसंट्रेशन के साथ दिया है, और होगा भी क्यों नहीं, अगर आप इन चीजों को स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इन तीनों चीजों को महत्व देते हुए काम कर रहे होंगे तो बहुत 99.99% चांसेस है कि आपका ये 10 से 12 घंटे का जो पढ़ाई होगा वो काफी इफेक्टिव होगा और काफी इफिशिएंट होगा। आपको चीजें याद रहेंगी, जो भी एग्जाम के चैलेंजेस है उसको आप बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप 18 घंटा पढ़ लीजिए, आप 14 घंटा पढ़ लीजिए, आप 16 घंटा पढ़ लीजिए, तो फिर ये होगा कि कोई इंसान 10 घंटा पढ़ के अच्छा कर गया और कोई 18 घंटा पढ़ के भी अच्छा नहीं कर पाया। 10 घंटा पढ़ने के बाद भी उसने सक्सेस भी ले लिया और स्वस्थ भी है, और 18 घंटा पढ़ने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आया, सक्सेस नहीं हुआ और उसका हेल्थ इश्यूज भी हो गया और भी बहुत तरह की परेशानियां हो गई आगे चल के। तो चूज व्हाट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। तो फिर इस हिसाब से आप खुद ही चुनिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको 10 घंटे 12 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ के खुद को स्वस्थ भी रखना है, हेल्दी भी रखना है और बाकी सारी चीजों के साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एंजॉय भी करना है, तो आप आराम से इन 3 चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, स्लीप पर, न्यूट्रिशन पर और एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज में हल्के फुल्के फिजिकल एक्सरसाइज, बिकॉज फाइंड फिजिकल एक्टिविटीज यू एंजॉय एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर रूटीन, इवन अ शॉर्ट वॉक कैन मेक अ डिफरेंस। ठीक है, आप बस एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होगा कि यू आर गोइंग टू जिम एंड लिफ्टिंग अप डंबल्स एंड लिफ्टिंग अप हेवी वेट्स और बहुत तरह की एक्सरसाइज में आप शामिल हो रहे हैं। एक सिंपल वॉक भी, अगर आधे घंटे का सिंपल वॉक करते हैं, 15 मिनट का एक सिंपल वॉक करते हैं, वो भी काफी होगा आपके लिए। ठीक है, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, साथ में सूर्य नमस्कार जैसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है ना, एंड गोइंग टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, योर माइंड एंड योर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड योर ओवरऑल बिल्डअप। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये सेल्फ केयर के प्रति जो सेल्फ केयर है, स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये हमारे रूटीन में होना ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे रूटीन में और क्या होना चाहिए। माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिल्कुल, माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमारे रूटीन में कुछ ऐसे समय होने चाहिए, डेडिकेटेड आवर्स, जहां हम केवल अपने साथ हैं। ठीक है, और उस समय मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति या कोई वस्तु भी नहीं है, केवल मैं हूं और केवल मैं हूं। ठीक है, तो वो कब हो सकता है? व्हेन वी आर सिटिंग साइलेंटली, मेडिटेटिंग और डूइंग अ डीप ब्रीदिंग सेशन, ये कुछ भी हो सकता है। या मैं कुछ डायरी वगैरह भी अगर चाहूँ लिखना उस वक्त, क्योंकि डायरी भी जब लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपने साथ ही होते हैं, अपने थॉट्स को वहां पर जनरेट कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स को, अंदर के जितने भी थॉट्स हैं उनको हम लिख रहे होते हैं। दैट ऑल्सो हेल्प्स अस, ठीक है, टू डेवलप, टू गिव अवर माइंड पीस। ठीक है, बाकी जो काम है हमारा उससे थोड़ा अलग होकर के, दैट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, वो हमारे एक तरीके से मसाज के तौर पर काम करता है, वो हमें सूद करता है और ये काफी हेल्प करता है। अगर हम अपने रूटीन में 10 मिनट 15 मिनट के समय को अगर इन चीजों के लिए भी निकाल के अलग से कर दें तो फिर अगेन ये इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट इन इंप्रूविंग आवर इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हमारे रूटीन में मेडिटेशन का थोड़ा सा सेशन के लिए समय निकालना, थोड़ा डीप ब्रीदिंग के लिए हमें समय समय पर बीच बीच में ब्रेक लेकर के समय निकालना हो सकता है अच्छा। इसके अलावा हम अगर संभव हो तो कुछ जो हॉबीज से रिलेटेड कुछ टास्क हैं अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे वैरी करेगा, आई एम नॉट टॉकिंग दिस अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी। लेकिन छोटे बच्चे खास करके जो प्राइमरी लेवल पर हैं, सेकेंडरी लेवल पर हैं, वो कम से कम हॉबी वाले टास्क को तो बिल्कुल कर ही सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। ठीक है, हॉबी एंगेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये संभव है, मैंने पहले बोल दिया, स्पष्ट कर दिया, क्योंकि देखो रूटीन जो है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होगा। प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होंगे उनका एक रूटीन अलग से हो सकता है, सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे होंगे वो रूटीन अलग से होगा, उसके अलावा हायर सेकेंडरी पे जो होंगे उनके रूटीन अलग से होंगे, क्योंकि उनके सारे समय के साथ टास्क जो है, टास्क के जो चैलेंजेस है वो समय के साथ बदलते हैं और बढ़ते भी हैं। प्लस जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए अलग चीजें हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन यू आर ट्राइंग टू गेट इन, उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए मैं ये उसमें से 2 चीजें यहाँ पे लूंगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जो है ये सभी के लिए कॉमन होगा। ठीक है, इसके अलावा जो जर्नलिंग है या हॉबीज है, अगर जो बड़े बच्चे हैं, जो हायर सेकेंडरी के हैं या उससे ऊपर के बच्चे हैं, वो उनके पास अगर समय रहता है, अगर उनको लगता है कि नहीं ऐसा करने से उनका दिमाग रिलैक्स होता है, दे कैन डू इट, दैट इज देयर ऑप्शन। लेकिन अगर छोटे बच्चे जो प्राइमरी लेवल पर है या फिर सेकेंडरी लेवल पर भी है, वो अपने अगर हॉबी से रिलेटेड कुछ टास्क को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर पेरेंट्स और टीचर भी बच्चों से रिलेटेड जो उनके हॉबीज एक्टिविटीज है अगर उनको इंटीग्रेट करें उनके रूटीन में, देन दैट इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट और उनके बहुत सारे इश्यूज को वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है, आप इसके प्रभाव जो है बिल्कुल आप अपने बच्चों में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करना है। नेक्स्ट जो हमें महत्व देना है वो कुछ टेक्निक्स है, जैसे पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मैंने अपने एक छोटे से वीडियो में बात किया था कि ये क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट का एक जबरदस्त टेक्निक होता है ये। ठीक है, जहां पर हम 25 मिनट्स का टाइम अलॉट करते हैं, वहां पर एक काम करते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से
25 मिनट्स का काम करते हैं, और इस तरह से इस साइकिल को हम मतलब रिपीट करते रहते हैं एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो ये अगर ये कंसिस्टेंट बेसिस पे करते हैं तो हमारे अंदर ये कंसिस्टेंसी डेवलप करता है, और साथ में जो काम करते करते जो थकावट होती है उस थकावट से भी हमें दूर करता है, और हमारा काम के प्रति जो फोकस होता है उस फोकस को भी इंप्रूव करता है, एनहांस करता है। तो दैट इज द टेक्निक दैट यू कैन यूज वाइल डूइंग एनी वर्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्टिविटी रखना है अपने रूटीन में, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी रखने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें मुझे लगता है पोमोडोरो टेक्निक कैन बी वेरी वेल यूटिलाइज्ड ओवर हियर, ठीक है, व्हाइल मेकिंग अप योर रूटीन, व्हाइल डूइंग योर टास्क। तो हमें प्रायोरिटाइजेशन देना है, आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड फोकस ऑन देम, ठीक है। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो और उन टास्क को ज्यादा फोकस में रखो जिन टास्क को आपको जल्दी खत्म करना है या उस समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जैसे टेक्निक्स, पोमोडोरो टेक्निक की बात मैंने कही, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, एनहांस करेगा। उसके बाद जो हमारी गोल सेटिंग्स है, जो भी कार्य के लिए जो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, जो भी गोल हमने रखा है, तो गोल को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने इस विषय पे भी बात कही कि अगर एक बड़े से गोल को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा दिमाग उस हिसाब से काम करता है, ठीक है। हमें कंसिस्टेंट बनाने में हमारी मदद करता है। कैसे, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया, वीडियो में मैंने कहा कि ज़ाइगार्निक टेक्निक के बारे में बात की, ठीक है, ज़ाइगार्निक इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि जब ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि कोई काम अधूरा है, तो हमें उस काम को करने के लिए पुश करता है। तो अगर एक बड़े से गोल को अगर हम ब्रेक करके काम करें तो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो अगर मैंने पार्ट 1 पे काम कर रखा है तो हमारा ब्रेन हमें पुश करेगा कि तुम पार्ट 2 पे काम करो। फिर जब पार्ट 2 पे काम हो चुका है तो फिर ब्रेन हमारा पुश करेगा कि तुम पार्ट 3 पे भी काम करो, एंड अकॉर्डिंगली वी विल नो दैट ओके आई हैव टू डू दिस। तो जब ये पता चलेगा तो हम उस काम में क्या करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, और वो काम एक समय अंतराल के दौरान समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा कि एक ही सेटिंग में वो लंबे से काम को करके थकेंगे भी नहीं, हमारा ब्रेन भी काफी इफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम अपने लंबे से गोल को, बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें, ब्रेन के साथ रहें और समझे कि ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इफ यू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गोल सेटिंग को ब्रेक डाउन लार्जर गोल्स इनटू स्मॉलर अचीवेबल स्टेप्स, ठीक है। तो ये अगेन प्रोडक्टिविटी एंड गोल सेटिंग हमारा एलिमेंट हो सकता है हमारे एक अच्छे रूटीन का, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। इसके अलावा हमारा सोशल कनेक्शन, यस, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और खास करके आजकल के जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्टूडेंट्स को जो देखा जाता है, जिस तरह के स्ट्रेस में वो रहते हैं, जिस तरह की एंग्जाइटी में वो रहते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स कई सारी चीजों को लेकर के परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड जैसा घोर कदम जो है वो भी उठा लेते हैं। तो इसके लिए सोशल कनेक्शन हमारा होना बहुत आवश्यक है। सोशल कनेक्शन कहने का मतलब, अगर कोई आपका अपना बैठा है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर थोड़ा सा समय 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के छोटे से टाइम अंतराल को अगर इस बात को महत्व देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास 5 मिनट का समय होगा, 10 मिनट का समय होगा, डिनर टेबल होगा जहां आप डिनर बैठ के साथ में कर सके, ठीक है। या अगर आप दूर रहते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से, यू कैन हैव अ टॉक ऑन फोन, ठीक है। आप फोन कॉल पे बात कर सकते हैं किसी ऐसे वक्त जिस समय आप अपने पढ़ाई के साथ नहीं है और आपने खास करके वो समय डेडिकेट किया है अपने आप को वापस से एनर्जाइज करने के लिए, बिकॉज टॉकिंग टू रिलेटिव्स, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, टॉकिंग टू समवन वी लाइक, वो हमें अंदर से क्या करता है, अंदर से हील करता है, ठीक है, हमें रिलैक्स करता है, ठीक है, हमें मोटिवेट भी करता है, तो काफी ज्यादा हेल्प करता है। और फिर अगेन अगर ये सब चीज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हम काफी इफिशिएंट और इफेक्टिव बन जाएंगे अपने काम में, ठीक है। वी विल हैव अ काइंड ऑफ मोटिवेशन इन अवर वर्क। तो इसका होना भी हमारे रूटीन में एक डेडिकेटेड टाइम होना बहुत आवश्यक है, और खास करके सेकेंडरी लेवल के बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को तो और ज्यादा आवश्यक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हायर सेकेंडरी और उसके ऊपर के बच्चों को जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है, और ये हर किसी की रिक्वायरमेंट है आज के समय में, जब कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, जब हमारे पास चीजों के प्रति क्लैरिटी, बहुत कुछ होने के बाद भी क्लैरिटी मिलती नहीं है इस इंफॉर्मेशन की दुनिया में। आजकल जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन हर तरफ से मिलता है, तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन भी है ना। तो ऐसे में स्पष्टता होनी बहुत आवश्यक है। तो आप स्पष्ट बातों को सुनिए और प्रैक्टिकल जो चीजें पॉसिबल है उसको करिए। तो ये प्रैक्टिकल करने वाली बातें ही हैं, सिंपल सा स्टेप है लेकिन काफी इफेक्टिव है। तो अपने रूटीन में एक छोटा सा समय डेडिकेट कीजिए अपने अपनों के साथ, जहां आप अपनी बातें कर रहे हो और अपने सुख दुख बात कर रहे हो, ताकि ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगा और आपको इफेक्टिव बनाएगा। क्योंकि हमें जो भी काम करना है इसी शरीर से करना है और इसी दिमाग से करना है, तो इसका ठीक रहना, स्वस्थ रहना, एफिशिएंट रहना, इफेक्टिव रहना, ठीक है, प्रोडक्टिव रहना, ब्रेन का भी ये बहुत जरूरी है ना। तो उसमें ये काफी मदद करने वाला है। तो ये हमारा 4 आज का चर्चा रहा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ रूटीन के अंतर्गत, जहां हम अपने रूटीन में 4 चीजों को बहुत महत्व दे रहे हैं। सेल्फ केयर के अंतर्गत हमने समझा कि हमारे लिए हमारा स्लीप कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारा न्यूट्रिशन कितना आवश्यक है, हमारे लिए हमारा एक्सरसाइज कितना आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरा देखा कि माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे रूटीन में होना ही चाहिए, जिसमें कि मेडिटेशन के लिए थोड़ा समय, डीप ब्रीदिंग के लिए थोड़ा समय, और ये अगर ये अंतराल पे रहे तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए हॉबीज, एक्टिविटीज में अगर वो इन्वॉल्व रहे, और कुछ जिनको शौक है वो जर्नलिंग वगैरह करते हैं, डायरी वगैरह लिखते हैं, अगर ऐसा कोई काम आपका, ऐसा कोई रूटीन में अगर शामिल होगा
दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा प्रोडक्टिविटी और गोल सेटिंग, मतलब टाइम मैनेजमेंट का एक इशू है कि हमें कैसे काम को प्रायोरिटाइज करना है और कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने 2 बातें कही, इसके अंतर्गत पोमोडोरो टेक्निक की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और ज़ाइगानिक इफेक्ट, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हमारे ऊपर पड़ता है टुवर्ड्स अवर हाउ अवर ब्रेन रिएक्ट्स और रिस्पॉन्ड्स टू अवर अनफिनिश्ड वर्क, उसका इस्तेमाल करके हम अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और बड़े गोल को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम लोगों ने चौथा देखा है वो है हमारा सोशल कनेक्शन, जो हमारे रूटीन के अंतर्गत रूटीन में थोड़ा सा समय डेडिकेटेड होना चाहिए इस चीज के प्रति। क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में, हमें इफेक्टिव, हमको इफिशिएंट बनाने में हमारी मदद करता है। तो आज की चर्चा इतनी ही। इस चर्चा में सीखने को मिला कि हमारे रूटीन में कौन से 4 एलिमेंट हैं जिनका होना बेहद आवश्यक है। अब इन 4 चीजों के लिए जो समय निकलना है वो निकालने के बाद बाकी आपको जो करना है आप कर सकते हैं। आप पढ़ाई करिए, आप काम करिए, आप जो भी करिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो सब करते हुए स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे और सफल बनेंगे। धन्यवाद।